प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता कल की ही बात है। कल क्या था? कल रविवार था और छुट्टी थी। कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो आधे दिन छुट्टी थी। तो छुट्टी में समय नहीं कटता है। मैं चला गया शहर में ही अपने एक करीबी बहुत घनिष्ठ प्रोफेसर साहब के। अब उनके साथ बैठा हुआ कुछ सलाह मशविरा कर रहा था, तभी उनका बहुत पुराना साथी, शायद उनके साथ पढ़ा हो या उनके गांव का हो या उनका पड़ोसी रहा हो, बातचीत के अंदाज से लग रहा था कि वह उनका बहुत आत्मीय है, लेकिन बहुत दिन बाद उनसे मिला है। तो जैसे ही व्यक्ति आता है, हम लोगों की बातचीत का सिलसिला वहीं रुक जाता है। अब उसकी बातें होने लगती हैं। बात बात में प्रोफेसर साहब उससे पूछते हैं कि बताओ, काफ़ी दिन हुआ, इस बीच भेंट मुलाकात नहीं हुई, कुछ हाल चाल नहीं हुआ, कोई विचित्र संयोग है कि आप एकाएक हमारे यहाँ पधार गए। अच्छा तो बताओ, भाभी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? आगंतुक महोदय ने कहा कि पहली संतान बिटिया है जिसका नाम आशा है, बहुत बड़ी कवित्री। कवि जानते हैं? तो बहुत बड़ी कवित्री है। पूरा देश उसकी आवाज़ सुनकर गदगद होता है, लोटपोट होता है। और अब तो उसकी कविताएं पढ़ाई भी जाने लगी हैं। आजकल दिल्ली में रहती है और मुझे लगता है कि अगर उसकी प्रगति ऐसी ही रही तो एक दिन उसे नोबेल पुरस्कार जरूर मिलेगा। प्रोफेसर साहब ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ा अच्छा। और दूसरा? तो आगंतुक महोदय ने कहा कि दूसरी संतान बेटा है और वह भी कम नहीं। फिर इन्होंने पूछा, तो वह क्या करता है, कुछ तो बताओ। बिटिया को नोबेल मिलना है, बेटा भी जब उससे कम नहीं है तो उसको भी कोई बड़ा पुरस्कार ही मिलने वाला होगा। उन्होंने कहा, उसका नाम चाहत है। उसकी तो मत पूछिए, उससे हम दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न रहते हैं। आजकल वो नोएडा में रह रहा है। बहुत बड़ा नेता है, बहुत महान नेता है। उसके अनुयायियों का तो पूछना ही नहीं। उसके पीछे पीछे चलने वालों की बात ही करनी बेमानी है, क्योंकि जब भी किसी पार्टी की सरकार बननी होती है तो उसके बिना सरकार बनना संभव नहीं होता। आप समझ सकते हैं, वह जरूर एक दिन प्रधानमंत्री बनकर रहेगा। अब प्रोफेसर साहब कहते भी क्या, एक बिटिया को नोबेल मिलना है और दूसरा बेटा प्रधानमंत्री होने जा रहा है। उन्होंने कहा, तब तो यार तुम बड़े भाग्यशाली हो। हम लोगों के साथ या हम लोगों में से ऐसा कोई अभी तक दिखाई नहीं पड़ता जो तुम जैसा भाग्यशाली हो, तुम जैसा ऊंचे नसीब वाला। तो क्या दो ही बच्चे हैं? फिर आगंतुक महोदय ने कहा, नहीं नहीं, एक तीसरा भी है, लेकिन वह थोड़ा मंदबुद्धि है। उसका नाम भ्रम। पहले का नाम बिटिया आशा, दूसरे का नाम चाहत, और जो उनका तीसरा बेटा है वो थोड़ी मंदबुद्धि का है और उसका नाम भ्रम है। अब ये बताते हुए उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी है, थोड़ा उनका चेहरा लटका हुआ है, कुछ गिरा हुआ है। उन्होंने कहा
तीसरा जो भ्रम है वो थोड़ा भ्रमित रहता है। एक परचून की दुकान किए हुए है और सच मानिए तो अगर भ्रम नहीं होता तो हमें भूखे ही मरना होता, क्योंकि हमारी दाल रोटी दवा पानी का इंतजाम उसी के जिम्मे है। और आप तो जानते ही हैं कि जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने अब तक पूरे जीवन कुछ किया नहीं। प्रिय विद्यार्थी, जो स्वयं पूरे जीवन कुछ न कर सका हो वह सदैव आशा पाले रहता है, उसकी सदैव चाहत बनी रहती है और वह भ्रम में भ्रमित रहता है कि जो मैं न कर सका उसे मेरा अगला जनरेशन जरूर कर गुजरेगा। लेकिन ऐसा बहुतायत में होता कहाँ है, और वो भी कैसे? तुम स्वयं सोचो, जो तुम चाहकर भी नहीं कर पाए वह क्या बस खाली पुलाव पकाने मात्र से संभव है? कभी नहीं, कतई नहीं। लेकिन यह मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। इसका स्वभाव है वह उस क्षण में नहीं जीता है जिस क्षण में वह जी रहा है। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि यही क्षण सत्य है। वह आशा में जीता है, वह चाहत में जीता है, वह भ्रम में जीता है। दिल्ली उसका दिल है, चाहत उसकी नाक है और भ्रम उसकी भूख। उसे नोबेल पुरस्कार चाहिए, उसे प्रधानमंत्री का पद चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए, और मिलता क्या है? तुमने देखा है, केवल वही जो एक परचून की दुकान है, जो उसकी जीविका का साधन है। तो जानो, तुम्हारा सत्य वहां है जहां तुम अभी इस समय खड़े हो, जहां तुम्हारी जड़ें हैं, जहां के तुम सपने देख रहे हो, वे क्षण अभी झूठे हैं। और यही क्षण जो तुम जी रहे हो इस समय, यह तुम्हारी वास्तविकता है, तुम्हारा यथार्थ है, तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा आधार है और तुम्हारा सब कुछ है। इसे आत्मसात करके, इसका सदुपयोग करके, इसे साथ लेकर आगे बढ़ो। सत्य का साक्षात करो, व्यर्थ के सपने न सजो, क्योंकि वे केवल आशाएं हैं, केवल चाहत हैं, केवल भ्रम हैं और तुम्हारे अप्रोच में भी सीधे सीधे नहीं। इसीलिए उनका भरोसा मत करो, वे तुम्हें निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकते। प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं तुमसे पूछूं सच में तुम क्या चाहते, तो तुम निरुत्तर हो जाते हो। अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी चाहत क्या है, और समय के साथ यही चाहत समस्या बन जाती है। तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या चाहते हो। कभी तुम कुछ चाहते हो तो कभी कुछ, और कभी कभी तो कुछ और ही चाहते हो। जब एक दिन यह चाहना ही तुम्हें व्यर्थ साबित कर देता है, तब तुम्हें होश आता है कि मेरी भाग दौड़, मेरी जीवनचर्या, मेरी हाय हाय किस काम की। अब तुम्हें चांद चाहिए। मेरी बात समझ में? तुम्हें चांद की चाहत है, अब तुम्हें चांद चाहिए, और वह भी पूर्णिमा का। मिल तो सकता है, लेकिन उसका करोगे क्या तुम्हें पता ही नहीं। लेकिन यह तुम्हारी चाहत है और तुम ये चाह बैठे हो। इसके बावजूद कि तुम उसका करोगे क्या, कोई बात नहीं, चलो पहले तुम्हारे लिए चांद की ही व्यवस्था कर लेते हैं। तो बताओ कैसे मिलेगा पूर्णिमा का यह चांद, जो होता तो केवल एक है, एक अनार
100 बीमार। पूर्णिमा का चांद एक है और तुमको क्या, सबको चाहिए, हर किसी को चाहिए, क्योंकि वो हर किसी के अप्रोच में है। जो भी जहाँ से देखता है उसे लगता है कि वो चांद केवल उसके लिए है। हर कोई अपनी अपनी जगह से, अपनी अपनी सोच से, अपनी अपनी दृष्टि से उसे अपना मानता है। और तुम हो कि तुम्हें चांद चाहिए, तो कैसे मिलेगा चांद, वह भी पूर्णिमा का? बताओ, है तुम्हारे दिमाग में कोई संभावना, है कोई रास्ता? बता सकते हो? मैं बताऊं, बहुत आसान। अरे छत पे चले जाओ। क्या करोगे छत पे जाकर के? देखते रहोगे तो मिल जाएगा। एक बड़ा सा परात ले आओ। परात समझते हो क्या होता है? परात थाली का बड़ा रूप होता है ना। एक बड़ा सा परात ले आओ और उसमें, वाह बड़े विद्वान हो, अब क्या चाहिए? लगता है रोज तो चांद पाए जाते हैं। तब तो उसमें पानी भर दो और देखो, तब तुम देखते हो कि उसमें तुमको चांद दिखाई देता है, और ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि चांद होता है। लेकिन तुम उसका करोगे क्या, तो यह तुम ही जानो। अर्थात लौट के बुद्धू घर को आए। तो ऐसे ही होती है तुम्हारी चाहत। अब इसका अर्थ, प्रयोजन, उद्देश्य तुमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? मेरी समझ में कोई दूसरा नहीं, केवल और केवल तुम। प्रिय विद्यार्थी, तुम लाख भ्रम पाल लो, तुम दुनिया को धोखे में रख सकते हो, लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि तुम अपने को धोखे में नहीं रख सकते। ये एक परम सत्य है, तुम्हें सब पता होता है। सच्चाई तुम्हारे जेहन में ठीक वैसे ही बनी रहती है जैसे सुबह का उगता सूरज। और तुम बार बार डूबते सूरज की कल्पना में लगे रहते हो। तो तुम ही बताओ, यह कहाँ तक सही है? सही नहीं। उगते सूरज और डूबते सूरज में एक साम्य तो होता ही। बताओ कौन सा साम्य होता है? डूबते सूरज और उगते सूरज में क्या साम्य है? दोनों का रंग रक्तिम ही होता है, लाल ही होता है, एक जैसा ही होता है। और एक में जो उगता सूरज है उसमें तेज होता है, और जो डूबता सूरज है वो धीरे धीरे निस्तेज होता जाता है। लेकिन दोनों में तेज है, बहुत स्पष्ट है, बात साफ है। भ्रम में जीना दूसरे को मूर्ख बनाने का एक उपक्रम मात्र है, लेकिन मूर्ख तो वही होता है जो भ्रम में होता है, क्योंकि भ्रम तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बार बार वही लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से तुमने यात्रा प्रारंभ की थी। तो और कब तक इस भंवर जाल में घूमते रहोगे? मैं तो कहूँगा यथाशीघ्र बाहर निकलो। देखो समय बदल चुका है, परिस्थितियाँ तुम्हारे अनुकूल होती जा रही हैं। तुम्हें अपने पर भरोसा करना होगा, तुम्हें अपने पर भरोसा करना सीखना होगा, तुम्हें अपने बलबूते पर ही वह सब कर गुजरना होगा जिसके लिए तुम आशा, चाहत और भ्रम के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश में लगे हो या उसकी प्रतीक्षा में हो। तो सत्य मानो, फिर तुम भटक जाओगे। यह क्षण तुम्हारे भटकाव से बाहर आने का है। बाहर आओ, तुरंत आओ, सब कुछ तुम्हारे अनुकूल है, बस चल पड़ो, क्योंकि चलना तुम्हें ही होगा, पहुंचना तुम्हें ही है। कोई दूसरा न तो कभी किसी के लिए चला है और न ही चल सकता है, क्योंकि दूसरा सदैव दूसरा ही होता है और तुम सदैव तुम ही हो, रहोगे भी। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, चाहे वह तुम्हारा कोई अपना ही क्यों न हो,
कितना भी अपना क्यों न हो, उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, उसकी अपनी अलग पहचान है, उसका अपना अलग जीवन है, उसका अपना अलग बोध है। जब तक तुम होशपूर्ण नहीं होगे, जब तक तुम स्वयं सत्य में प्रवेश नहीं करोगे, जब तक तुम स्वयं सत्य से साक्षात्कार नहीं करोगे, जब तक तुम स्वयं नहीं तपोगे, जब तक तुम स्वयं नहीं गुजरोगे, जब तक तुम स्वयं नहीं अनुभव करोगे, सब व्यर्थ है। जैसे ही तुम्हें अनुभूति होने लगेगी, आशा, चाहत और भ्रम तुम्हारे शरणागत होंगे, तुम्हारे सहयोग में खड़े होंगे, तुम्हारी सेवा में लगे होंगे और तुम शिखर पर होगे। प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में तुम एक बीज हो और तुम्हारे अंदर एक महान नियति छुपी हुई है। जब तक उस संभावना पर दृष्टि नहीं जाती, जब तक तुम अपने अंदर की उस संभावना को देख नहीं पाते, बीज बीज ही बना रहेगा। जैसे ही तुम्हें यह बोध होगा कि तुम उसका सृजन कर सकते हो, तो वह अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होने लगेगा। फिर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी और आज तुम ठीक उसी दौर से गुजर रहे हो। यह वही समय है जब तुम्हारे अंदर का फूल खिलने को है। जैसे ही वह फूल खिलेगा, उसकी सुगंध से सब कुछ सुगंधित हो उठेगा, सब दिशाओं में शुभ का प्रादुर्भाव होने लगेगा। आंखें खोलो, देखो, सब ओर शुभ ही शुभ दिखाई पड़ रहा है। आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।